हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार, सीनियर एजुकेटर न्यू एज कोचिंग से आज आप सारे बच्चों को एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मैं आपको कहानी ही सुनाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये चैप्टर मैं आज आपको पढ़ाना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार बच्चे ऐसा सोचते हैं पढ़ाना पढ़ना थोड़ा सा नीरस काम है। और मैं अगर कहूँ कि कहानियाँ सुनाना, कहानी सुनना, तो ये एक सरस, एक आनंददायी, खुशी पहुंचाने वाला काम हो सकता है। कहानियाँ क्या होती हैं? जिसमें हम किसी घटना के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में, किसी खास चरित्र के बारे में, किसी खास परिवेश के बारे में जानते हैं। शहर की कहानी, गांव की कहानी, पेड़ पौधों की कहानी, हीरो की कहानी, विलेन की कहानी। तो आज मैं आपको अ, इस कहानी में जो नाम है माटी वाली, इसके बारे में पहले से बैकग्राउंड में कुछ भी नहीं बताता, ना ही मैं आपको लेखक के बारे में बताऊंगा। आज इसे हम लोग बिल्कुल कहानी की तरह से पढ़ेंगे और मैं आपसे चाहूँगा कि आप इसे बिल्कुल ऐसे ही इसका आनंद उठाएं जैसे कि आपने एक कहानी पढ़ी। और अगर आपने स्कूल के चैप्टर को, अपनी किताब के चैप्टर को कहानी की तरह से आनंद उठाते हुए अच्छे से पढ़ लिया, तो समझो तो उस चैप्टर की तैयारी हो गई आपकी, है ना। तो ये चैप्टर हम लोग शुरू करते हैं। इसका नाम है माटी वाली। तो एक्चुअली में सीबीएसई एनसीईआरटी सिलेबस फॉलो करने वाले बच्चे जो क्लास 9th में हैं, उनकी हिंदी की दो किताबें हैं। एक है क्षितिज और दूसरी है कृतिका। तो कृतिका का ये चैप्टर नंबर 4 है, माटी वाली। माटी शब्द माटी से मिलता जुलता है। माटी का मतलब है मिट्टी, है ना। तो माटी वाली, माटी वाला नहीं है, माटी वाली। तो इसका मतलब है कि ये किसी न किसी महिला के लिए इसमें बताया गया है। कोई महिला जो ग्रामीण परिवेश में है, उसका मिट्टी के साथ में कोई काम है, मिट्टी को लेकर के वो क्या क्या चीज़ें करती है, मिट्टी से ही जुड़ा हुआ उसका जीवन यापन है, इसके बारे में ये कहानी होनी चाहिए। वैसे ये जो चित्र यहाँ पे दिख रहा है, उसमें दिख रहा है कि ये एक घर है। घर के बाहर में थोड़ी सी आग जल रही है, एक महिला बैठी हुई है और इसमें 3 पात्र दिख रहे हैं जो अपने कंधे पर डंडे में अपना कुछ सामान लगाए हुए हैं। बीच में एक महिला है जो अपने सिर पर कुछ सामान रखे हुई है और ये लोग कहीं जा रहे हैं। तो ये लोग कहीं यात्रा के लिए जा सकते हैं, कहीं विस्थापन, माइग्रेशन के लिए भी जा सकते हैं। गांव से शहर नई नौकरी की तलाश में, गांव से दूसरे गांव में, तीसरे गांव में। और गांव से लोग शहरों में क्यों जाते हैं? या तो हायर एजुकेशन के लिए या फिर नौकरी की तलाश में, है ना। तो कहानी हम लोग शुरू करते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। किसने उतारा? ये जो महिला है माटी वाली, जो मेन कैरेक्टर है इस कहानी का, ये लाइन उसके बारे में है कि उसने उस मोहल्ले के बने हुए आखिरी घर की खोली, खोली का मतलब है घर, छोटा सा घर, उसमें पहुंच करके उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर का बोझा उतारा। जैसे ये जो सिर पे ये रखा है ना, इसे हम बोझ कह सकते हैं। मिट्टी से भरा एक कंटर। तो ये बोझ जो उस महिला ने उतारा वो क्या है? मिट्टी से भरा हुआ एक कंटर। हालांकि इस चित्र में कंटर नहीं दिखाया गया है। कंटर आप ऐसा कह सकते हो कि लोहे का, टिन का एक ऐसा बर्तन होता है जिसमें आप कुछ चीज़ें रख सकते हो, ये होता है कंटर। बाकी इसमें एक इंडिकेशन भी है, तो नीचे भी इसका मतलब दिख रहा होगा कि कंटर आखिर क्या है। तो वो देख ही लेते हैं। कंटर का मतलब है कनस्तर। तो कनस्तर शब्द भी कुछ बच्चों के लिए नया शब्द हो सकता है, कंटर शब्द भी कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है। कनस्तर काफ़ी समय से सुनने में आया है ना। तो ये जो सामान उस महिला ने नीचे उतारा वो क्या है? मिट्टी से भरा एक कंटर, मिट्टी से भरा हुआ एक पात्र। माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, जहां उसे न जानते हों। तो टिहरी शहर का नाम आप लोगों ने सुना है? मेरे ख्याल से टिहरी शहर
उत्तराखंड में है कहीं। तो ये जो माटी वाली है, टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वह न जानती हो, जहाँ उसे न जानते हों घर के कुल निवासी, जो कि बरसों से आते रहे हैं। जो उसे बरसों से जानते आ रहे हैं, बरसों से रहने वाले किराएदार, उनके बच्चे तलक, घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। वह अकेली है और कौन सा काम करती है? वो लाल मिट्टी देती है। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कई एक घरों में चूल्हों का जलना तक मुश्किल हो जाएगा। तो मैं शब्दों को रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें हैं उस माटी वाली के बारे में जो खास बात है ना। तो माटी वाली के बारे में बताया जा रहा है कि टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जो उसे नहीं जानते होंगे। अच्छा, मतलब घर में रहने वाले पूर्वज भी जानते होंगे, अभी के रहने वाले लोग भी और उनके बच्चे भी जानते हैं। इतनी पॉपुलर है, इतनी लोकप्रिय है वो उस गांव में। वो क्यों पॉपुलर है? उसका काम क्या है? उसका काम है हर घर में लाल मिट्टी पहुंचाना। अब लाल मिट्टी पहुंचाने का क्या मतलब है, लाल मिट्टी से क्या होता है, ये मैं सस्पेंस पहले नहीं बताऊंगा। मैं चाहूँगा कि हम लोग कहानी के साथ साथ ही आगे बढ़ें, सीखें। अगली बात लिख रखी है कि वह अकेली है। ये जो माटी वाली महिला है जो घर घर में लाल मिट्टी पहुंचाती है, वो अकेली है, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं। जब हम लोग कोई काम करते हैं, जैसे सपोज करो कि आप क्लास में पढ़ाई करते हो, तो वहाँ आपके प्रतिद्वंदी होते हैं ना, देयर आर कंपिटिटर्स। आपके क्लास के जो क्लासमेट्स हैं, बच्चे हैं, वो आपके कंपटीटर हैं। एक छोटी सी और प्रतिस्पर्धा आप सबके बीच में हो सकती है कि मुझे ज़्यादा नंबर लाना है, अगले एग्ज़ाम में मुझे ज़्यादा नंबर लाना है, मैं टॉप 5 में रहूँगा, मैं टॉप करूँगा। पिछली बार रमेश ने मैथमेटिक्स में मुझसे ज़्यादा नंबर लाए, तो इस बार मैं उससे ज़्यादा नंबर लाऊँगा। लेकिन यहाँ पर ये जो माटी वाली महिला है जो लाल मिट्टी देने का काम करती है, वह उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। और जहाँ तक बात है फैमिली की, तो लगता है कि वो अकेली है। अच्छा, उसका काम कितना इम्पॉर्टेंट है? उसका काम इतना इम्पॉर्टेंट बताया जा रहा है कि अगर वो काम करना बंद कर दे, मतलब लोगों को लाल मिट्टी पहुंचाना बंद कर दे, तो कहते हैं कि कई घरों में चूल्हों का जलना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब चूल्हों के साथ में, चूल्हों के जलने के साथ में इस मिट्टी का, लाल मिट्टी का संबंध है। वह ना रहे तो लोगों के सामने में रसोई और भोजन कर लेने के बाद अपने चूल्हे चौके की लिपाई करने की समस्या पैदा हो जाएगी। तो आप सब बच्चों में से कितने बच्चे हैं जो थोड़ा बहुत गांव के परिवेश से, ग्रामीण परिवेश से बिलोंग करते हैं, जिनका अभी भी गांव आना जाना होता है, जिन्होंने गांव में मिट्टी के चूल्हे देखे हैं? मुझे लगता है कि अगर 10 बच्चे एक साथ ये लेक्चर सुन रहे हों, तो 10 में से शायद 2 या 3 बच्चे ऐसे हो सकते हैं, ओनली 20 to 30% बच्चे, जिन्होंने गांव में चूल्हा देखा हो, मिट्टी का चूल्हा देखा हो। तो बच्चों, गांव में ऐसा रिवाज होता है कि मिट्टी के चूल्हे में खाना बनाया जाता है। उसमें चावल की भूसी डालते हैं, धान की भूसी, गोईठा होता है, जो गोईठा भैंस और गाय की गोबर के साथ में घास फूस है ना, उसको लपेट करके सुखा करके बनाया जाता है। या फिर गांव के लोग जो लकड़ी वगैरह काट करके लाते हैं, उससे वो चूल्हा जलाया जाता है। ये चूल्हा मिट्टी का होता है। और खाना बनाने के बाद, जैसे आज खाना बनाया गया और कल सवेरे में फिर से खाना बनाएंगे, तो इसके पहले चूल्हे की लिपाई करनी होती है। चूल्हे की लिपाई करने के पीछे में 2 बातें हैं। एक तो चूल्हे की साफ़ सफाई भी हो जाएगी और उसके ऊपर मिट्टी की एक परत चढ़ाई जाती है, जिससे चूल्हे की मजबूती बनी रहती है। तो हम लोग यहाँ तक में इतना समझ पा रहे हैं कि ये जो माटी वाली महिला है जो हर घर में लाल मिट्टी देने का काम करती है, उस लाल मिट्टी का एक सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस या उपयोग ये है कि गांव में जो मिट्टी के चूल्हे होते हैं उसकी लिपाई की जाती है। चौके मतलब क्या, कि वहाँ पर चौका का मतलब है किचन, तो किचन के नीचे के सरफेस का भी लिपाई इसी से करते हैं। आगे है कि भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, घर में साफ लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी ही चाहिए। इतना इम्पोर्टेंस है इस लाल मिट्टी का। तो जैसे
कहानी में माटी वाली महिला सेंट्रल कैरेक्टर है, उसी तरीके से इस कहानी में लाल मिट्टी भी एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं। वो ये बच्चे जो शहर में ही बचपन से पढ़ते आए हैं, रहते आए हैं, जिनका गांव आना जाना शायद ही कभी हो पाता है, उनके लिए ये बात इंटरेस्टिंग हो सकती है कि मिट्टी के भी चूल्हे होते हैं क्या, और मिट्टी के चूल्हे को भी लाल मिट्टी से लिपाई करने की ज़रूरत, और इतनी सख्त ज़रूरत कि रोज़ रोज़ करना पड़े। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबड़ी लिपाई करने के लिए भी लाल मिट्टी की ज़रूरत पड़ती रहती है। तो बच्चों, यहाँ पर लाल मिट्टी की एक और ज़रूरत के बारे में लेखक ने कहानी में बताया है। क्या? कि लाल मिट्टी से हर रोज़ घर का चूल्हा, चौका, किचन वाली जगह, उसकी जो सरफेस है, नीचे की फ्लोर है, उसकी ही लिपाई नहीं होती। जिन लोगों के घर मिट्टी के बने हैं उसके साथ भी गोबर के साथ में लाल मिट्टी को मिलाकर के लिपाई की जाती है। तो इसका भी संबंध यहाँ पर उस घर की मजबूती से है। साथ साथ में मुझे लगता है गोबर और मिट्टी के साथ में लिपाई करने से अब एक तरह का एक पैटर्न बन जाता होगा दीवालों पर, तो घर एक जैसे अच्छे से, थोड़े नए से, साफ सुथरे से लगते होंगे। शहर के अंदर कहीं माटा खान है कि नहीं? माटा खान, माटा खान शब्द कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत हो सकती है, तो मैं इसे थोड़ा सा ऐसे कहता हूँ, मिट्टी का खान। मिट्टी का खान मतलब ये ऐसी जगह हो सकती होगी जहाँ पर लोग जा कर के मिट्टी की खुदाई करते होंगे और अपने घर में मिट्टी की कुछ चीज़ों को बनाने के लिए, दीवार की जुड़ाई करने के लिए, दीवार की लिपाई के लिए, चूल्हे बनाने के लिए, या गांव में जो कुम्हार होते हैं ना, वो जो मिट्टी का दिया बनाते हैं, बर्तन बनाते हैं, वो भी मिट्टी कहाँ से लाएंगे? इसी जगह से लाते होंगे जिसका नाम है माटा खान। तो आगे इसके बारे में भी बताया गया है कि भागीरथी और भीलांगना, ये 2 नदियां हैं इस कहानी में। 2 नदियों के तटों पर बसे हुए शहर की मिट्टी इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। तो ये भी खास बात है उस लाल मिट्टी की। लाल मिट्टी से आप चूल्हे की लिपाई कर सकते हैं, लेकिन किसी भी और मिट्टी से, जैसे यहाँ पर बताया गया कि भागीरथी और भीलांगना नदी के पास में जो रेतीली मिट्टी है उससे आप लिपाई का काम नहीं कर सकते। रेतीली मिट्टी है, वो थोड़ा सा धूप होगा, सूखेगी, थोड़ी सी आंच आएगी चूल्हे की तो भुरभुरी होकर के नीचे गिर जाएगी। तो आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर के आंगन में उसे देख लेते हैं तो अपने आप माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। ये बताया जा रहा है उन घरों के बारे में जहाँ पर माटी वाली जा करके मिट्टी बेचा करती है। कैसी मिट्टी बेचती है? वो लाल मिट्टी बेचती है। घर घर जा कर के माटी बेचने वाले नाटे कद की एक हरिजन बुढ़िया माटी वाली। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हुआ इसकी पर्सनालिटी का। जो माटी वाली महिला है वो नाटे कद की है, बुढ़िया है, गांव में अकेली रहती है ना? कहाँ रहती है? टिहरी में रहती है। और मैंने बताया ना कि टिहरी शहर शायद उत्तराखंड का हो सकता है, अगर ये वही शहर है तो। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। मतलब शहर के लोग सिर्फ माटी वाली उस महिला को ही नहीं, उसके कंटर को, उसका जो कंटर है, कनस्तर है जिसमें वो मिट्टियाँ भर करके लाती हैं, उसे भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। रद्दी कपड़े को मोड़ कर बनाए गए एक गोले डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल बड़ा कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने भी कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। अपने कंटर को इस्तेमाल में लाने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काट कर निकाल फेंकती है। ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और फिर उसे खाली करने में आसानी रहती है। उसके कंटर को ज़मीन पर रखते रखते सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई। ठीक है, तो इस पैराग्राफ में हम लोग देख रहे हैं कि थोड़ा सा इस कंटर के बारे में डिटेल बताया गया है कि शहर के लोग माटी वाली उस बूढ़ी महिला को ही नहीं पहचानते,
उसके कंटर को भी पहचानते हैं। तो मैंने बताया ना कि कंटर ऐसा होता है। कंटर की आप अगर आपको सच में कंटर देखना हो तो आप किसी भी ग्रोसर, किसी भी किराने की दुकान में चले जाओ, तो उसके पास जो सरसों तेल के, नारियल तेल के कंटर, बड़े बड़े टीन के डब्बे आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसके एक कोने में उसे तेल निकालने की जगह बनी होती है। तो इस महिला ने जो कंटर इस्तेमाल किया हुआ है, ये वैसा ही एक कंटर हो सकता है जिसके ऊपर के ढक्कन को उसने निकाल करके हटा दिया है, इसे उसने हटा दिया है ना। तो अब यहाँ पर इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताया जा रहा है कि हर बार वो बूढ़ी महिला उसी कंटर में मिट्टियाँ भर भर करके लोगों के घरों के सामने में लेती है। तो मुझे लगता है कि इसकी एक कीमत भी होती होगी कि अगर आपको एक कंटर मिट्टी लेना है तो इतने रुपये देने होंगे, और अगर आधा कंटर मिट्टी लेना है तो इतने रुपये होंगे। अब इसे हम लोग आगे देखेंगे कि इसमें क्या है आखिर। तो कहानी जब आगे बढ़ रही है तो इसमें बताया जा रहा है कि इसी तरीके से एक दिन वो महिला अपने सिर पर कंटर रखे हुए और आगे बढ़ रही है। तो जैसे ही एक घर के पास में रखती है तो 9-10 साल की एक लड़की कामनी पहुंचती है और उससे पूछती है, वो कुछ कहती है। क्या कहती है वो कहती है कि मेरी माँ ने कहा है ज़रा हमारे यहाँ भी आ जाना। तो ये महिला बोलती है कि अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने में उड़ेल देने को कह दिया। तो जिस घर में ये माटी वाली लेकर के गई है, तो उस घर की महिला ने उसे कहा कि उस कंटर की मिट्टी को एक कोने में पलट दे। तू बहुत भाग्यवान है, चाय के टाइम पर आई है हमारे घर, भाग्यवान आए खाते वक्त। तो ऐसा कहती है वो महिला जिसके घर में ये माटी वाली महिला एक कंटर मिट्टी उसके आंगन में कोने पर रख रही है। तो ऐसा होता है गांव में, आपको अभी भी स्वागत सत्कार के ये सैंपल, ये चीज़ें, ये जो परंपराएं चल रही हैं देखने को मिल जाएंगी कि वहाँ सिर्फ यही नहीं देखते कि जो घर पर आने वाला है वो धनी है, अमीर है ना, पुरुष है, महिला है। एक रिवाज है, एक संस्कार है कि अगर हम घर में खाना खा रहे हों, खाना खाने का समय आ गया है, तो कोई आ गया है तो हम उसे भी खाने के लिए, नाश्ते के लिए पूछेंगे। तो ये बात कहती है वो महिला कि तू बहुत भाग्यवान है, यू आर वेरी लक्की, कि तुम चाय के समय पर हमारे घर आई हो। चाय के टाइम का मतलब है चाय का समय, है ना। भाग्यवान आए खाते वक्त, मतलब भाग्यवान लकी आदमी आया हमारे घर पे खाना खाने के समय। तो वो महिला अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर अपनी रसोई में घुस गई। तो यहाँ पर यह भी पता चल रहा है कि आखिर ये जो बुढ़िया माटी वाली है, इसका जीविकोपार्जन कैसे चलता है, उसकी दिनचर्या क्या है, व्हाट इज़ हर रूटीन, वो कैसे क्या काम करती है और वो अपने खाने पीने की व्यवस्था कैसे करती है। मतलब ऐसा भी है कि कुछ घरों में जब वो मिट्टी पहुंचाने जाती है तो कभी कभी वहाँ से उसे खाने की चीज़ें दी जाती है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक शब्द देख रहा हूँ पॉइंट नंबर 1 के साथ में कि सिर पर बोझे के नीचे रखने की कपड़े की गद्दी। ये मैंने आपको ब्रीफ नहीं किया। तो एक्चुअली में कंटर टीन या लोहे का है ना, उसमें मिट्टियाँ डाल रखा है। तो उसे वो माटी वाली महिला सीधे सीधे अपने सिर पर तो नहीं रखेगी, थोड़ा सा गद्दा, थोड़ा सा एक बीच में फिल्टर भी तो चाहिए एक, ताकि उसके सिर हमारा शरीर जो है उसको चोट ना पहुँचे। तो वो क्या करती है कि उसने एक छोटा सा गोल डिल्ला बना रखा है। और ये डिल्ला कैसे बना हुआ है, इस डिल्ला को बनाने के लिए उसने क्या किया हुआ है कि रद्दी कपड़े को, पुराने कपड़े को मोड़ करके उसने गोल गोल एक छल्ला सा बनाया हुआ है और उसे वो अपने सिर और कनस्तर के बीच में रखती है ना। ये चीज़ है, छोटी सी पगड़ी कह लो, लेकिन पगड़ी ये सिर को बचाने के लिए ही है, सुंदर दिखने के लिए नहीं है। ये बस एक बीच में थोड़ा सा फोम है, एक लेयर है, ताकि सिर को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे उस कंटर से, है ना। अच्छा बच्चों, मैं बीच में अभी एक बात आपको याद दिलाना चाहूँगा कि अगर आपको मेरा कहानी सुनाने का अंदाज़ अच्छा लग रहा है
और मैं आपके चैप्टर्स, मैं आपके क्लासेस के लेक्चर्स तो रिकॉर्ड करता ही रहा हूँ। तो मैं एक बार आपसे फिर से कहूँगा कि आप सब मेरे यूट्यूब चैनल न्यू एज कोचिंग है ना, इसे एक बार ज़रूर देखो, इसे लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, है ना। क्या नाम रखा है मैंने इसका? न्यू एज कोचिंग। नाम में कोचिंग सेंटर, सेंटर शब्द नहीं जुड़ा हुआ है, न्यू एज कोचिंग। ये सो यू हैव टू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। और अगर आपको ये कहानी या मेरे बाकी सारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मुझे आपके कमेंट्स का भी इंतज़ार रहेगा। तो माटी वाली के पास में अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाईं। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, उसे कोई देख नहीं रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे डिल्ले के कपड़ों के मोड़ों को हड़बड़ी में एक झटके में खोला और उसे सीधा कर दिया। फिर इकहरा, मतलब इकहरा का मतलब है एक लेयर, खुल जाने के बाद वह एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में प्रकट हुआ। मालकिन के बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े में लपेट करके गांठ बांध दी। साथ ही अपना मुंह यूं ही चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। तो यहाँ पर हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि कैसे उसको उस घर की मालकिन से 2 रोटियाँ मिली तो उसने क्या किया। उसने ये किया कि 2 रोटियों में से एक रोटी को उसने वापस अपने सिर वाले डल्ले, वो जो कपड़ा था उसमें मोड़ करके रख लिया। हो सकता है उसे दोपहर में खाएगी या शाम में खाएगी या किसी बच्चे को देना हो, ये हम लोग आगे पढ़ पाएंगे। और तो उसने एक रोटी तो उसमें मोड़ करके रख दिया, एक रोटी शायद खाने की तैयारी करेगी, खाएगी और मुंह चला रही थी। तो घर की मालकिन पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी। तो बच्चे आप सोच सकते होंगे कि भाई ये पीतल के एक गिलास, ये क्या भला है। तो बच्चों ऐसा है कि आजकल के समय में हमारे तुम्हारे घरों में ज़्यादातर हम लोग 2 तरह के बर्तन इस्तेमाल करते हैं। वो स्टेनलेस स्टील के होते हैं या फिर फाइबर के होते हैं। लेकिन पहले के समय में ऐसा नहीं था। पहले के समय का मैं कहूँ तो अभी से 30 साल पहले, 50 साल पहले, है ना, उस समय लोगों के घरों में पीतल के कांसे के बर्तन हुआ करते थे। किसी के घर में एल्युमिनियम का बर्तन होना उसके गरीब होने की बात समझी जाती थी। लेकिन अब आज तो जहाँ तक बात साफ़ सफाई की है, सुंदर लगने की है, तो लोग सबके घरों में स्टेनलेस स्टील के ही बर्तन दिखाई देते हैं। कांसे के बर्तन अब तो बस रीति रिवाज, शादी में किसी को गिफ्ट देने के लिए ही इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आप सोच करके देखो, देख करके देखो, पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन बड़े सुंदर होते हैं, बड़े मजबूत होते हैं। और तो और अगर आप उसमें पानी रख कर के पिया करते हो तो ये आपके स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। आप घर में अपने बड़े बूढ़ों से पूछ भी सकते हो। तो उस घर की मालकिन ने पीतल के गिलास में चाय लेकर उस बुढ़िया को दिया। किस बुढ़िया को? माटी वाली को। उसने वह गिलास बुढ़िया के पास ज़मीन पर रख दिया है। अब उसने क्या कहा कि ले, सद्दा बासी साग कुछ है नहीं अभी, इसी चाय के साथ में निकल जा। तो उस घर की मालकिन ने उससे ये कहा कि भाई घर में इस समय में कोई वो नहीं है, हाँ, कोई सब्जी वगैरह बचा हुआ नहीं है, रात की सब्जी बची हुई नहीं है। बासी शब्द समझते हो ना आप? बासी का मतलब तुरंत का बना हुआ नहीं, पिछली रात का, पिछले दिन का। तो वो कहती है उससे कि तुम उस रोटी को इसी चाय के साथ में निकल जाओ। माटी वाले ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वह गर्म गिलास हाथ में उठा लिया। तो माटी वाली ने क्या किया कि जब उस घर की मालकिन ने उसे चाय दिया तो उसने अपने कपड़े के एक छोर से, भाई पीतल का बर्तन है, गर्म तो होगा ना, और गरम गरम चाय तो उसने हाथ में उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सूसू करके उस पर लंबी लंबी फूंकी मारी। तब रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कने लगी।
तो बच्चों, देहाती भाषा में चाय पीने को तो चाय सुड़कना ही कहते हैं। और वहाँ पर अगर आप किसी को देखते हो चाय पीते हुए, तो गर्मा गर्म चाय को हाथ में उठा करके वो सूसू करते ही हैं। सूसू करने का मतलब फूंकना, ऐसे करके फूंकना। हालांकि आजकल के शहरों में और मॉडर्न सोसाइटी में चाय का ग्लास इस तरह से हाथ में लेकर के सुड़क करके उस पर लंबी लंबी फूंक करके पीना, मुझे लगता है बैड मैनर कहलाएगा। तो चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, ऐसा कहती है वो माटी वाली। माटी वाली ने उस घर की मालकिन को क्या कहा? कहा, ठकुराइन जी, भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी की भोजन मीठा। तो ये बात समझने की बात है। उस माटी वाली ने कहा कि साग सब्जी नहीं है तो कोई बात नहीं, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है। मतलब वो शीज एग्री, वो राजी है कि वो उस चाय के साथ में रोटियां खा लेगी। तो वो महिला कहती है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है, भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आपको भूख लगी है, बहुत तेज़ भूख लगी है, तो रूखा सूखा खाना भी, बासी खाना भी, 4 घंटे पहले का खाना भी आपको अच्छा लगेगा, मीठा लगेगा। और अगर आपको भूख नहीं लगी है, बस रूटीन फॉलो करने के लिए या किसी के दबाव में आप खाना खा रहे हो, तो उस केस में हो सकता है कि बहुत स्वादिष्ट खाना भी आपको ज़्यादा स्वादिष्ट, ज़्यादा मीठा ना लगे। इस चीज़ को लेकर के बिहार बोर्ड में एक कहानी है जिसका लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, द बॉय हु लॉस्ट हिज एपेटाइट, कि एक लड़के ने कैसे अपनी भूख खो दी थी। तो इसमें भी ऐसी ही बात बताई गई है कि जब वो बच्चा घर में निठल्ला ऐसे ही बिस्तर पर आराम से पड़ा रहता है और उसके घर में उसके रसोई बहुत सारा डिलीशियस खाना बनाते हैं, तो उसे खाने की इच्छा नहीं होती, वो खाता भी है तो उसे खाने में स्वाद नज़र नहीं आता। और एक बार जब वो जंगल में जाता है, किसी वजह से रास्ता भटक जाता है, काफ़ी थक जाता है, तो एक किसान के घर की सूखी रोटी दाल भी उसे बहुत स्वादिष्ट लगती है। तो यही बात वो घर की मालकिन कह रही है कि भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी कि भोजन मीठा। तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं पूरे बाजार में, और किसी घर में अब नहीं मिलते ये गिलास। तो ये बात किसने कहा? ये बात कहा माटी वाली ने, जिसको कि पीतल के गिलास में चाय पीने को दिया गया है। तो ये जो बात लिखी है, इससे भी समय के बदलते हुए चक्र के बारे में पता लग रहा है कि यह वो दौर है जब गांव से धीरे धीरे पीतल के बर्तन गायब होने शुरू हो गए हैं। तो पीतल के बर्तन गायब होने शुरू हो गए हैं, तो उसकी जगह पर कौन से बर्तन आ रहे हैं, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे। वही मैंने कहा ना, एल्युमिनियम और स्टील के। इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए। पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता, ऐसा कहती है घर की मालकिन। हमें क्या मालूम कि कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन महसूस कर मतलब मन मार करके, अपनी इच्छा को दबा करके, 2-2 पैसे जमा करके करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें, जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में अब कोई कीमत नहीं रह गई है। बाज़ार में जाकर के पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा कर ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, कांसे के बर्तन भी गायब हो गए हैं सब घरों से। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात हो रही है उसी बदलते हुए समय के बारे में, जब लोगों के गांव घरों से पीतल के बर्तन, कांसे के बर्तन धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। मार्केट में पीतल का, कांसे का भाव बढ़ रहा है, और जो इस तरह के खरीदार हैं, जो व्यापार करते हैं, वो गांव घरों में आकर के पीतल और कांसे का बर्तन खरीद करके शहरों में मोटी दाम में उसकी बिक्री करते हैं। तो ये महिला अपना जस्टिफिकेशन बता रही है कि वो क्यों नहीं बेच रही है। वो कहती है कि भाई नहीं बेच दूँगी मैं, क्योंकि ये जो कांसे या पीतल के बर्तन हैं, ये कभी हमारे पुरखों ने
खरीदे होंगे पैसे बचा बचा करके, और मैं इन्हें ऐसे ही कैसे बेच दूं, ऐसा कहती है वो। इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग। अब जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं या फिर कांच और चीनी मिट्टी के। ये बात कहती है माटी वाली बुढ़िया। वो क्या कहती है कि आप तो ये सारी बातें सोचती भी हो, लेकिन बाकी घरों के लोग ये बात नहीं सोचते। अब वहाँ पर स्टील के बर्तन, भांडे, भांड का मतलब है यहाँ पर बर्तन, वहाँ स्टील के बर्तन दिखाई देते हैं, कांच के बर्तन दिखते हैं या फिर चीनी मिट्टी के बर्तन दिखते हैं। उसी में लोग खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ये सब चीज़ें। अपनी चीज़ का मोह बहुत बुरा होता है। मैं तो सोचकर पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ। ये बात कहा किसने? ये बात कहा उस मालकिन ने जिसके घर में माटी वाली बुढ़िया बैठ करके फ़िलहाल चाय पी रही है ना। हाँ, तो वो महिला अपना अपना एक दर्द बयान कर रही है, अपनी एक चिंता जाहिर कर रही है कि अगर इस उम्र में उसे गांव छोड़ कर के शहर जाना होगा तो वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी। तो अब वो माटी वाली महिला कहती है कि ठकुराइन जी, जो ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं न कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही, पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ देखने वाला तो कोई भी नहीं। हम लोगों ने पढ़ा था ना कि ये माटी वाली महिला अकेली रहती है। तो वो इस घर की मालकिन को, जिसे वो ठकुराइन जी कह रही है, उससे कहती है कि जो लोग ज़मीन जायदादों के मालिक हैं वो क्या करेंगे भाई, एक जगह की ज़मीन बेचेंगे, एक जगह का मकान बेचेंगे शहर में, उससे बड़ा या छोटा दूसरा मकान खरीद लेंगे और शिफ्ट कर जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों एक बात हो रही है, कहीं ना कहीं इस कहानी का संबंध माइग्रेशन के साथ में है, विस्थापन के साथ में है। और माइग्रेशन और विस्थापन के पीछे में क्या बात होती है कि या तो आप जिस जगह पे रह रहे हो, आप जिस जगह पे रह रहे हो वहाँ पर किसी तरह की नेचुरल प्रॉब्लम आने वाली है, या फिर वहाँ पर रोजी रोटी की दिक्कत है, एम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, इसकी वजह से लोग उस जगह को छोड़ करके शहर या दूसरी जगह जा रहे हैं, है ना। माइग्रेशन, माइग्रेशन ये सब मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा, MIGRATE, माइग्रेट। ओके। तो चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर, और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। खोली मतलब उस घर से, उस घर में, जिस दूसरे घर में चली गई, सामने वाले घर में। कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गईं। तो उस अगले घर में भी उससे कहा गया, एक ऑर्डर मिला कि कल हर हाल में मेरे लिए मिट्टी ज़रूर लाना है, और वहाँ भी उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने कपड़े के एक छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वह ये रोटियां अपने बुढ़े के लिए ले जा रही है। फ़िलहाल तो मुझे भी नहीं पता, मैंने अभी ये कहानी में ये सस्पेंस बनाए रखा है, आपको भी नहीं पता कि वो जो एक रोटी खा लेती है और एक रोटी अपने उस सिर पर रखने वाले कपड़े के छोर में बांध लेती है, आखिर वो रोटियां किसके लिए बचाती है। उसके घर पहुंचते ही अशक्त बुढ़ा कातर नज़रों से उसकी ओर देखने लगता है। वह घर में रसोई बनने का इंतज़ार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी, और रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। तो ये बातें हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ हो सकता है कि वो बुढ़िया, माटी वाली बुढ़िया, ये जो रोटियां ले जा रही हैं तो शायद उसका एक हस्बैंड होगा जो बूढ़ा सा होगा, उसके लिए ले जा रही होगी। और अगर वो घर पर पहुंचेगी तो वो उसे 3 रोटियां देगी, तो उसके बाद वो किचन में सब्जी पकने का इंतज़ार करेगा, ऐसा कुछ। लेकिन असल में क्या बात है, व्हाट इज़ द रियल सिचुएशन, हु आर हर फेलो फैमिली मेम्बर्स, ये तो अभी कहानी में आगे पता चलेगा। बाकी लेखक वो सोच रहे हैं, मैं भी सोच रहा हूँ, आप भी सोचते होंगे कि ऐसा कुछ सिचुएशन हो सकता है। तो वो क्या बोलेगी, वो बोलेगी कि साग तो कुछ है नहीं अभी, और तब उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी कि भोजन मीठा। ये चीज़ इस कहानी में फिर से दोबारा है कि आपकी भूख, आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है, ये बात ज़रूरी है, या खाना बहुत स्वादिष्ट हो,
ये ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आपको बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो रूखा सूखा खाना भी आपको मीठा लगेगा। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है कि कितना ही तेज़ चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। रोज़ सुबह निकल जाती है वह अपने घर से, पूरा दिन माटी खान में मिट्टी खोदने माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों पर फैले घरों तक उसे पहुंचाने। तो ये काम करती है वो माटी वाली बुढ़िया, है ना। अब यहाँ क्या बताया जा रहा है, इसमें ये बताया जा रहा है उसकी जीविका के बारे में, उसकी काम के बारे में थोड़ा सा और बताया जा रहा है कि आखिर उस माटी वाली बुढ़िया का घर कहाँ है। तो वो शहर के इतना पास नहीं है। कहने का मतलब है कि वो गांव से शहर आकर के बॉर्डर के पास में रहती है। गांव से शहर आकर के लोगों के घरों में मिट्टी बेचा करती है। और कितना भी तेज़ चलो तो उसके घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो मैं इससे आपको ये बता सकता हूं कि शहर से उसके घर की दूरी लगभग 7 किलोमीटर हो सकती है। अगर हम आम तौर पर जैसे पैदल चलते हैं तो हमारी स्पीड कुछ ऐसी होती है कि हम 1 घंटे में 4 किलोमीटर पैदल चल सकते हैं। और अगर आप थोड़ा तेज़ चलो, है ना, तो आप 6 से 7 किलोमीटर 1 घंटे में चल सकते हो। ऐसा मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ, क्योंकि एक समय में और अभी भी मुझे दौड़ने का शौक़ रहा है, सवेरे में टहलने का शौक़ रहा है, तो मुझे इस चीज़ का अच्छे से अंदाज़ा है। तो वो बुढ़िया क्या करती है कि पूरे दिन का मतलब है कि वो रोज़ सवेरे निकल जाती है अपने घर से। तो सवेरे 6 बजे से लेकर के आप कह लो कि 11, 12, 1, 2 बजे तक माटा खान में मिट्टी खोदने का काम करती है। उसे फिर अपने सिर पर कंटर में लाद कर अलग अलग घरों में पहुंचाया करती है ना। और जब 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे के बाद से वह अपने घर लौटने को होती है तो धीरे धीरे रात घिरने लगती है। उसके पास में अपना कोई खेत नहीं, ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं, झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की ज़मीन पर खड़ी है। उसकी ज़मीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाली को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती है। तो बच्चों, यहाँ पर अब हम लोगों को उस माटी वाली के बारे में और डिटेल्स का पता चल रहा है। एक तो ये पता चल गया कि उसका रोज़ का रूटीन क्या है, उसकी दिनचर्या क्या है ना। हाउ डज सी स्पेंड हर डे, ये पता चल गया। अब आगे ये पता चल रहा है कि भाई उसका घर कहाँ है। तो शहर से गांव जहाँ पर उसका घर है ये लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर है। सी हैज़ नो कल्टीवेबल लैंड, उसके पास खेती की ज़मीन नहीं है, उसके पास में कोई ज़मीन नहीं है उसके नाम से। और वो जिस झोपड़ी में रहती है वो भी उसकी अपनी ज़मीन नहीं है। गांव के ठाकुर, गांव की एक बड़े आदमी, एक पैसे वाली धनवान आदमी की खाली ज़मीन है जिस पर वो झोपड़ी बना करके रह रही है। और चूँकि वो ज़मीन उसकी अपनी है नहीं, तो उस ठाकुर के घर भी जा कर के उसे बहुत सारे काम करने होते हैं। ज़मीन का आप कह लो कि भाड़ा चुकाना होता है। तो कैसे भाड़ा चुकाती है वो, बेगार करनी होती है। बेगार करने का मतलब होता है कि बिना मजदूरी के, बिना पारिश्रमिक के काम करना, उसे कहते हैं बेगार। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बुढ़े को कोड़ी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। तो इस कहानी में आगे बताया जा रहा है कि उसने जो सूखी रोटियां बांध रखी हैं अपने कपड़े में घर ले जाने को, और जिसके बारे में हम लोग कह रहे हैं कि शायद वो अपने बुढ़े पति को वो रोटियां खिलाएगी, तो आज वो सिर्फ कोरी रोटियां, खाली खाली रोटियां नहीं देंगी। उसने माटी बेचने से हुई आमदनी से 1 पाव 250 ग्राम, है ना, प्याज भी खरीद लिया है। प्याज को कूट कर वह उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बुढ़े को पहले रोटियां दिखाएंगी ही नहीं। सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने में 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, एक ही रोटी खा पाएगा, या हद से हद, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5। मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे 1.5 शब्द नहीं समझ पाएंगे, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा 1.5 का मतलब होता है 1.5, है ना, इसे कहते हैं हम लोग 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं बचता, बाकी बची 1.5 रोटियों से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसकी पेट में पहले ही जमा हो चुकी है।
तो ये बाकी का हिस्सा बताया जा रहा है कि जब वो शाम अपने घर लौटेगी तो अपना दिन कैसे बिताएगी। सोचा जा रहा है कि संभव है कि वह अपने घर में बूढ़े पति को प्याज तल करके उसके साथ में रोटियां खिलाएगी। उसके पति इतने बूढ़े हो चुके हैं कि शायद वो 2 रोटियां नहीं खाते, है ना। तो एक खाएंगे या एक रोटी और आधी रोटी खाएंगे, हैं। तो मन में यह सब सोचती, हिसाब लगाती हुई वह अपने घर पहुंच गई। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। तो यहाँ तो मुझे थोड़ा सा अंदेशा लग रहा है कि ये जो 3 सेंटेंस ऐसे लिखे हैं जिससे लग रहा है कि शायद उसके पति को, उसके बुढ़े को कुछ हो गया, या शायद वो बचा भी कि नहीं, शायद मर तो नहीं गया, क्योंकि उसे रोटी की ज़रूरत नहीं है। खाने की ज़रूरत किसी को कम नहीं रह जाती जब वो मर जाता है, when he die। तो माटी वाले के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा तो वह अपनी माटी को छोड़ करके जा चुका था। ओहो, तो वही है जो मैं सोच रहा था कि उस माटी वाली बुढ़िया के जो पति हैं, वो बूढ़े, वो मर चुके हैं। वह अपनी माटी को छोड़ करके जा चुका था। वो इस ज़मीन को, इस धरा को छोड़ करके जा चुका था। उसकी आत्मा परमात्मा को जा चुकी थी। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। अब हम लोग कहानी में दूसरी जगह पर आ पहुँचते हैं। दूसरे सीन में ये बात ये दिखाई जा रही है कि यहाँ पर पता चला कि ऐसे ऐसे उस माटी वाली बुढ़िया की दिनचर्या थी, उसका दिन ऐसे बीतता था। और अब ये पता चल रहा है कि जब किसी एक दिन की कहानी हम लोगों ने अभी चर्चा की और वो शाम में अपने बुढ़े पति के लिए 3 रोटी और 250 ग्राम प्याज भी लेकर के पहुँचती है कि आज वो प्याज तल करके उसके साथ रोटियां खिलाएगी। तो ये एक कोइंसिडेंट है। दुर्भाग्य से उसके पति मर चुके हैं और आज वो उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। अब उसे रोटियों की ज़रूरत नहीं, वो माटी की वाली की तरफ में देख भी नहीं रहे हैं। बाकी के दिनों में ऐसा होता था कि वो इसके पैरों की आहट सुनकर के इसकी तरफ में अपना सिर घुमाया करते थे। तो टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तो मरने के बाद की बात है जब टिहरी बांध टिहरी बांध का संबंध नर्मदा नदी से तो नहीं है क्या? मैं ज़रा सा ना बस 1 मिनट समय लगेगा। मैं सोचता हूँ कि आपका ये सस्पेंस क्लियर ही कर दूँ कि आखिर ये टिहरी जगह है क्या। अभी अभी पता चल रहा है ना कि ये टिहरी जगह जो है वहाँ पे बांध बन रहा था। और बांध पर क्या होता है? बांध पर ऐसा होता है कि नदी के एक तरफ में बहुत ऊंचा टीला सीमेंट, बालू, रेत और बहुत सारी चीज़ों से घेर करके बनाते हैं। जिस तरफ में पानी ज़्यादा जमा होता है, उत्तराखंड में ही है ये। इट इज़ क्लियर नाउ। अच्छा, मैं आपको टिहरी डैम का एक सीन भी दिखा दूँ। टिहरी गढ़वाल, जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि ये उत्तराखंड में ही है, तो बिल्कुल क्लियर हो चुका है ये उत्तराखंड में ही है। अब मैं चाहता था कि आपको टिहरी बांध का एक सही उसकी तस्वीर आपको दिखा सकूं। तो ये है बांध का एक सीन। अच्छा, बांध में अक्सर ऐसा होता है कि जब एक तरफ में नदी की धारा को काफ़ी ऊंचाई तक घेर दिया जाता है तो उसकी एक तरफ में बहुत ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है। और इसकी वजह से उस हिस्से में रहने वाले गांव के लोगों को, शहर के लोगों को कई बार अपना घर, अपना ज़मीन छोड़ करके भी जाना होता है। ये होता है, लोगों को विस्थापित किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है। और बांध से सरकार क्या करती है? बांध से सरकार हाइड्रो इलेक्ट्रिकल
पावर प्लांट लगाती है, जहाँ पर बांध में पानी को रोक करके उसके एक तरफ पानी को कंट्रोल मैनर में टरबाइन पर गिराते हैं और उस टरबाइन से बिजली पैदा होती है। तो बांध हालांकि कई बार तो इस ख्याल से बनाए जाते हैं कि बिजली पैदा की जाएगी उस एरिया के कुछ इलाकों में जहाँ पर हर साल बाढ़ आ जाया करती है, वो बाढ़ से निजात मिल जाएगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट के ना फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। इसी वजह से कई बार बहुत सारे पर्यावरणविद बांध का विरोध करते हैं। वो चाहते हैं कि नदी को नेचुरल तरीके से बहने दिया जाए, उसे बांधा ना जाए, उसे रोका ना जाए। तो टिहरी बांध पुनर्वास के साहब, उसके ऑफिसर ने उससे पूछा कि वह रहती कहाँ है। तुम तहसील से अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना। प्रमाण पत्र का मतलब है सर्टिफिकेट। मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते देते गुजर गई साहब। तो बुढ़िया माटी वाली उस टिहरी बांध पुनर्वास के ऑफिसर से कहती है कि मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में मिट्टी देते देते गुजर गई, और उसके पास अपना घर तो है नहीं, वो तो एक झोपड़ी में रहती थी जो कि ठाकुर की ज़मीन पर था। तो अब वो उसका सर्टिफिकेट कहाँ से लाए। वो ऑफिसर पूछते हैं कि माटी कहाँ से लाती हो। तो वो कहती है कि माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम पर? अगर है तो हम तेरा नाम लिख देते हैं। वो ऑफिसर उससे पूछते हैं कि वो माटा खान मतलब वह जगह जहाँ से तुम मिट्टी खोद खोद करके लाती हो, क्या वह तुम्हारे नाम की ज़मीन है? और अगर ऐसा है तो हम तुम्हारा नाम लिख देते हैं। तो वो कहती है कि माटा खान तो मेरी रोजी है साहब। वो बुढ़िया बताती है कि भाई वो जो मिट्टी खोद करके लाने वाली जगह है, ज़मीन का वो टुकड़ा जहाँ से वो लाल मिट्टी खोद खोद करके लाती है, वो उसकी रोजी रोटी है ना। तो वो ऑफिसर कहते हैं कि बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का नहीं। वो ऑफिसर थोड़े स्ट्रिक्ट से दिख रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो काइंड हार्टेड हैं, या हो सकता है ऑफिस की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी होती होगी। तो कहते हैं कि बुढ़िया हमें ज़मीन का कागज़ चाहिए, रोजी का कागज़ नहीं चाहिए कि तुम क्या काम करती हो। मुझे इस बात से मतलब है कि तुम कहाँ रहती हो और वो ज़मीन तुम्हारे नाम की है या नहीं। तो बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब। इसका मतलब ये है, ऐसा लग रहा है कि बांध बनने के बाद में वो जो माटा खान जिस जगह से बुढ़िया मिट्टी खोद खोद करके लाती है, वो ज़मीन या ज़मीन का वो हिस्सा बांध के हिस्से में आ जाएगा, और इस माटी वाली बुढ़िया के पास में उस जगह से मिट्टी खोद खोद करके ला करके शहर में बेचने का काम मौका ही नहीं रहेगा, ख़त्म हो जाएगा। शी विल लूज हर एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो ड्यू टू दिस डैम। जो टिहरी में डैम बनाए जाने की बात हो रही है, जिसके वो ऑफिसर इससे पूछताछ कर रहे हैं। जब डैम बनाते हैं तो ऐसा होता है ना कि डैम के एरिया में जिनके भी घर मकान खेत जंगल आते हैं, तो सरकार उन्हें ज़मीन के उस टुकड़े के एवज में मुआवजा देती है, उसकी एक कीमत तय करके देती है कि भाई तुम ये पैसे लेकर के इससे नया ज़मीन नई जगह पर ख़रीद करके जा कर के बस जाओ। तो ये जो माटा खान, वो जो जगह थी जहाँ से ये मिट्टी खोद करके लाती थी, लगता है वो एरिया भी डैम के एरिया में आ चुका है। तो वो कहती है कि बांध बनने के बाद मैं क्या खाऊंगी साहब, जब मेरा ज़मीन का वो टुकड़ा माटा खान बांध के एरिया में चला जाएगा। तो इस बात का फ़ैसला तो हम नहीं कर सकते, वह बात तो तुझे खुद ही तय करनी पड़ेगी। वो ऑफिसर कहते हैं कि जब वो एरिया माटा खान डैम के हिस्से में चला जाएगा तो तुम्हारी एम्प्लॉयमेंट, तुम्हारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, तुम क्या काम करोगी, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। टिहरी बांध की 2 सुरंगों को बंद कर दिया गया है। आगे का सीन है ये। शहर में पानी भरने लगा है, शहर में आपाधापी मची है, शहरवासी अपने घरों को छोड़कर वहाँ से भागने लगे हैं। पानी भर जाने से सबसे पहले कुल श्मशान घाट डूब गए हैं। तो एक्चुअली में उस बांध का काम, उस डैम का काम पूरा हो चुका है। तो अब उस बांध को, उस डैम को एक्टिव किया जा रहा है, उसे चालू किया जा रहा है। तो बांध में ना अक्सर दरवाजे बने होते हैं, सीमेंट के बड़े बड़े दरवाजे, जो उसकी सुरंग में से पानी को रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दरवाजे खोल दो तो सुरंगों से पानी बहना चालू हो जाएगा, और दरवाजे बंद कर दो तो फिर पानी बढ़ने लगेगा बांध के एक हिस्से में। तो यही बात है, वो बांध चालू हो गया है, सुरंगों को बंद कर दिया गया है, धीरे धीरे पानी भरने लगा,
और बांध की जद में, बांध के एरिया में, उस डैम के एरिया में जितने भी शहर हैं और शहर में रहने वाले लोग हैं, उनके घरों में पानी भरने लगा है। उन सब के साथ में इस पुनर्वास ऑफिसर ने कुछ न कुछ सेटलमेंट किया होगा, सरकार के नियम के हिसाब से उन्हें कुछ मुआवजा दिया गया होगा नई जगह पर ज़मीन खरीदने के लिए, बसने के लिए। तो वो सारे के सारे शहरवासी अपने घरों में पानी भरने की वजह से घर छोड़ कर के जाने लगे हैं। और इस चीज़ में क्रम आता है, नंबर आता है। सबसे पहले किस जगह का जो पानी से लबालब भर जाती है, वो जगह है स्मशान घाट, जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है या जला करके अग्नि संस्कार करते हैं। तो माटी वाली अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी है, जैसा कि इस चित्र में हम लोग देख रहे हैं। गांव के हर आने जाने वाले से एक ही बात कहती है कि गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजरना चाहिए। क्या कहती है? वो कहती है कि गरीब आदमी का स्मशान नहीं उजरना चाहिए। तो इस चित्र को देखने से और इस डायलॉग से ऐसा लग रहा है कि जैसे माटी वाली बुढ़िया, सी इज़ होपलेस एंड सी इज़ हेल्पलेस ऑल्सो, वो असहाय है। असहाय क्यों है? क्योंकि उसे डर है कि माटा खान की ज़मीन जब डैम में चली जाएगी तो इसके बाद वो क्या काम करेगी, कैसे अपने रोजी रोटी चलाएगी, कैसे पैसे कमाएगी, अपने को ज़िंदा रखने के लिए, सुबह शाम की रोटी का जुगाड़ करने के लिए, व्यवस्था करने के लिए। तो उदास सी, सहमी हुई सी बैठी है ना। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसके साथ में ही ये कहानी यहाँ पर बच्चों ख़त्म हो जा रही है। कहानी ख़त्म हो जा रही है यहाँ पे। तो बच्चों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हो सकता है कुछ बच्चों को ये कहानी थोड़ी अधूरी सी लग रही हो, लेकिन ये कहानी तो पूरी है, अपने आप में पूरी है ना। आखिर कहानी में क्या बताया जा रहा है? कहानी में बताया जा रहा है एक गांव के एक बुढ़िया का दर्द बताया जा रहा है ना। और वो क्या काम करती है? वो काम करती है मिट्टी बेचने का काम। और कौन सी मिट्टी बेचने का काम करती है? लाल मिट्टी बेचने का काम करती है। और लोग उससे लाल मिट्टी क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये जो लाल मिट्टी है, ये ऐसी मिट्टी मानी जाती है जिससे लोग अपने घरों में मिट्टी के चूल्हे के ऊपर में लीपा पोती करते हैं। और उनका जो चौका होता है, उनका जो किचन होता है गांव के लोगों का, उसकी लिपाई करते हैं। और गांव में अक्सर ऐसा रिवाज होता है कि हर बार घर में खाना बनाने के बाद में जब साफ़ सफाई की जाती है तो अगली बार दोबारा खाना बनाने से पहले चूल्हे की और किचन के सरफेस की, फ्लोर की लिपाई करनी होती है। ये जो लाल मिट्टी है, इसका एक और इस्तेमाल है कि गांव में रहने वाले जो लोग हैं जिनके घर मिट्टियों के बने हैं, तो इस लाल मिट्टी को गोबर के साथ में मिला करके मिट्टी के घरों की दीवारों पर भी लिपाई की जाती है, जिसे शुभ मानते हैं, अच्छा मानते हैं, साफ़ सफाई के ख्याल से भी अच्छा सा मानते हैं। क्योंकि अब ये तो आजकल की बात है कि जब लोगों के घर सीमेंट के, ईंटें के बनने लगे हैं, तो बस यहाँ तो भाई प्लास्टर होता है, चूने की सफ़ेदी होती है, वाइट सीमेंट से पेंट होता है, तरह तरह के पेंट होता है ना। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसा नहीं था। पहले के ज़माने में लोगों के घर मिट्टी के हुआ करते थे। और जब मिट्टी के घर होते थे तो उस समय में इस लाल मिट्टी का बड़ा इम्पोर्टेंस होता था। तो ये जो हम लोगों ने कहानी पढ़ी, इसकी सेंट्रल कैरेक्टर है माटी वाली बुढ़िया। माटी वाली वो बुढ़िया जो गांव में अकेले रहती है। हम लोगों ने ये पढ़ा, उसकी दिनचर्या के बारे में भी पढ़ा कि वो क्या करती है कि रोज़ सवेरे उठ कर के वो गांव में एक जगह पर जाती है, जिस जगह का वो माटा खान नाम से बोलती है। और वहाँ से मिट्टियाँ खोद करके, कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी खोद करके अपने सिर पर कंटर में रख करके लोगों के घरों में जा कर के बेचा करती है। और लोगों के घरों में जब वो मिट्टियाँ देती हैं तो उसे कुछ रुपये पैसे भी मिलते होंगे, जिसका जिक्र इसमें रुपये पैसे के तौर पर नहीं दिखाया गया है, लेकिन ये दिखाया गया है कि उसके एवज में लोग उसे कई बार रोटी देते हैं, कुछ सब्जी देते हैं, कुछ
चाय वगैरह भी देते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा कि कैसे गांव से शहरों के घरों से धीरे धीरे पीतल और कांसे के बर्तन गायब होने लगे हैं, और लोग अब वहाँ पर उसकी जगह पर किस चीज़ के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, वहाँ पर वो स्टील के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, कांच के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, इसी में पानी पीते हैं, इसी में खाना खाते हैं। तो इस चीज़ के बारे में भी बताया गया है कि गांव की एक महिला कहती है कि नहीं, मुझे अपने घर के पीतल के बर्तनों से, कांसे के बर्तनों से इतना मोह है, मैं इसे नहीं बेचूंगी, क्योंकि ये मेरे पुरखों के द्वारा कैसे कैसे करके पैसे बचा करके खरीदा गया है, ऐसा कहती है वो। तो इसे मुझे नहीं बेचना है। और ये भी इस कहानी में बताया गया है कि कैसे जो लोग गांव से पीतल और कांसे के बर्तन खरीद करके शहरों में बेच देते हैं, और शहर में पीतल और कांसे की कीमत बढ़ती जा रही है। यू कैन ऑल्सो चेक दैट, आप भी देख सकते हो कि आपके घर में जो स्टील के बर्तन हैं उसकी कीमत पर केजी रेट मार्केट में क्या है, और मार्केट में जा कर के ज़रा पूछ करके देखो कि कांसे और पीतल के बर्तनों की रेट क्या है। तो आप आसानी से जज कर पाओगे कि पीतल और कांसा क्यों महंगा है। मैंने ये भी बताना है, याद दिलाने की कोशिश की है कि अगर आप कांसे के बर्तन में, पीतल के बर्तन में खाते हो या उसमें पानी रख कर के पीते हो, तो ये हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से कितना फ़ायदेमंद है। मैं इसके बारे में भी कोई छोटा सा वीडियो या एक नोट, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर शेयर करूँगा, है ना। अच्छा, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये बुढ़िया जो है वो इतनी गरीब है, जिसके पास में अपनी ज़मीन नहीं है, कोई खेत नहीं है। और यहाँ पर कहानी में एक ये भी दर्द शेयर किया गया है बुढ़िया का, कि जब वो जो भी रोटी उसे अलग अलग घरों में पहुँचाने पर मिलती है, तो वो थोड़ा सा खा लेती है और थोड़ा सा हिस्सा अपने पति, बूढ़े पति के लिए बचा करके रखती है। और अक्सर उसे सूखी रोटी खा करके ही गुजारा करना होता है। और एक दिन जब उसे मिट्टी बेचने से थोड़ी कमाई होती है, तो वो सोचती है कि आज वो प्याज भी खरीद करके ले जाएगी और प्याज तल करके उसके साथ में रोटियां खिलाएगी अपने बूढ़े पति को। और संयोग से, दुर्भाग्य से, उसी दिन उसका पति मरा हुआ मिलता है उसे। बाकी दिनों में तो ऐसा होता था कि उसके पति उसकी पैरों की आहट से समझ जाते थे कि हाँ, मेरी माटी वाली बुढ़िया, मेरी पत्नी आ गई है, और उसके तरफ में देखा करते थे, बातें करते थे। फिर इसके बाद में हम लोग देखते हैं कि इस कहानी में विस्थापन का दर्द, माइग्रेशन का दर्द भी बताया गया है। माइग्रेट क्यों करना होता है, विस्थापन क्यों करना होता है। इसमें आपने देखा होगा कि जिस बुढ़िया ने, जिस मालकिन ने इस माटी वाली बुढ़िया को रोटी और चाय खाने को दिया था, उसने भी कहा था ना कि इस उम्र में हम लोग अपना गांव, घर, शहर छोड़ करके कहाँ जाएंगे। तो वहाँ पर एक बात उठी थी कि जो लोग धनवान हैं, पैसे वाले हैं, धनी व्यक्ति है, वो तो अपने एक जगह की ज़मीन, मकान बेच देगा और दूसरे जगह पर उससे छोटा बड़ा मकान, ज़मीन खरीद लेगा। उसके सेहत पर बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता। लेकिन जो बचपन से ही जिस जगह में, जिस गांव में रहे हैं, जिनके पास में अपने नाम पर ज़मीन का छोटा टुकड़ा है, या वो ज़मीन का टुकड़ा है भी कि नहीं है, घर नहीं है, जैसा कि इस माटी वाली बुढ़िया के साथ में है, और उस जगह पर अगर सरकार बांध बना रही है, टिहरी में बांध बना रही है, जिससे बांध के एक तरफ के शहर, गांव के लोगों के घर छोड़ने पड़ेंगे, उन्हें छोड़ करके दूसरी जगह जाना होगा, क्योंकि बांध बनने से वहाँ पर मिट्टी का नहीं, मेरा मतलब है पानी का जमाव होगा। बांध में ऐसा ही होता है ना कि बांध के एक तरफ में काफ़ी सारा पानी इकट्ठा होता है, और उसमें दरवाजे बने होते हैं, सुरंगों बने होते हैं, जहाँ से दरवाजे खोल करके वाटर को कंट्रोल मैनर में डिस्चार्ज करते हैं। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट भी होता है, बिजली भी बनाया जाता है टरबाइन से। तो साथ में हम लोगों ने ये भी मैंने बताने की कोशिश की है कि बांध बनाना हम मनुष्य लोग बनाते हैं, सरकार बनाती है, कुछ सोच करके बनाती है। एक तो बात होती है बिजली पैदा करने की, और कहीं ना कहीं सरकार का ये इशारा होता है कि इसके ज़रिए हम पानी के बहाव को, नदी के पानी के एक्सेस बहाव को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। जिस हिस्से में अक्सर बाढ़ आ जाती है, वहाँ पर बाढ़ आने से लोगों को बचा पाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ में एक विस्थापन का दर्द भी जुड़ा हुआ है कि जिस हिस्से में, बांध के जिस हिस्से में इतना सारा पानी इकट्ठा होगा, वे सब के सब लोग दूसरी जगह जा कर के नई ज़मीन, नया मकान, नया रोज़गार
कैसे खड़ा करेंगे और वहाँ पर अपनी ज़िंदगी को दोबारा कैसे शुरू करेंगे, है ना। ये बात भी होती है। और इसी में हम लोगों ने ये चीज़ भी देखा, इस कहानी को इस बुढ़िया के संदर्भ में जोड़ करके देखा कि बाकी लोग तो चले जाएंगे, नए जगहों पर रह जाएंगे, लेकिन इस बुढ़िया के पास में कोई जमा पूंजी नहीं है, और इसके पास कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं है। तो ये और जब ये जाती है मिलने के लिए उस ऑफिसर से, तो वो ऑफिसर क्या कहते हैं कि भाई तुम्हारे नाम पर कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो तुम बताओ, मैं उसके बदले में तुम्हें दूसरी जगह पर नया ज़मीन या उसका कुछ मुआवजा दिलवा दूंगा, जिससे तुम दूसरी जगह पर अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकोगी। लेकिन बुढ़िया के पास में अपना घर तो है ही नहीं, इसके पास ज़मीन का कागज़ क्या होगा। वो तो बोलती है कि हाँ, वो माटा खान है जहाँ से मैं जा करके मिट्टी खोद करके लाती हूँ और इसको बेच करके मेरा रोज़गार चलता है। तो इसके बारे में उस अधिकारी ने क्या कहा था? उस अधिकारी ने कहा कि मुझे तुम्हारी रोजी से मतलब नहीं है, तुम्हारे पास में अगर कोई ज़मीन का टुकड़ा है तो वो बताओ, ये कहता है वो, है ना। और इसके बाद में आखिर के सीन में ये बताया जा रहा है कि कैसे उस बांध का काम पूरा हो गया है। उस बांध से जिस हिस्से में पानी भरने वाला है वहाँ के सारे लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट होने को कहा गया है, जिनको मुआवजा दिया जा सकता है, जिनके नाम पर ज़मीनें हैं उन्हें मुआवजा दे दिया गया है। और पानी भरना शुरू हो चुका है, लोग अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह पर जा रहे हैं। और इस क्रम में सबसे पहले जो डूबता है वो क्या है? वो श्मशान घाट है, अग्नि संस्कार वाले वो जगह हैं जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता है। मरने के बाद में उनका आखिरी संस्कार किया जाता है। सभी लोग जा रहे हैं, लेकिन ये माटी वाली बुढ़िया नहीं जा रही है। वो बहुत सोच विचार में, बहुत चिंता में पड़ी हुई है और अपने उसी घर के पास में, उसी झोपड़ी के बाहर में बैठी है, जहाँ पर लोग जो जा रहे हैं उन सब से यही बात कहती है। क्या कहती है? कि गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजरना चाहिए, गरीब आदमी का श्मशान नहीं उजरना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको मेरा ये कहानी पढ़ने का और ये चैप्टर डिस्कस करने का अंदाज़ पसंद आया होगा। आई होप सो। तो मैं आप सबसे कहूँगा, एक फेवर चाहूँगा कि आप सभी बच्चे न्यू एज कोचिंग, मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना। और जब आप इसे लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो मेरा उत्साह बढ़ता है ना, मुझे खुशी होती है। अगर आप इसमें कमेंट करके आप बताओगे कि आपको इस लेक्चर में ये चीज़ें अच्छी लगी या आपको हम मेरे अगले लेक्चर में ये चीज़ें चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से आपकी ज़रूरत पूरी करने का मतलब ये है आपकी पढ़ाई की ज़रूरत, आपकी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुंचाने की कोशिश करूंगा। मैं देखता हूं कि ये जो CBSE NCERT बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उन्हें बाकी सारे सब्जेक्ट्स इंग्लिश में पढ़ने होते हैं, तो कई बार वो हिंदी को साइड लाइन करते हैं। हिंदी को साइड लाइन नहीं करना है, ये आपकी मातृभाषा रही है ना, इसे भी मजबूत होना चाहिए, इसकी भी समझदारी होनी चाहिए। तो ठीक है बच्चों, जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर सेशन में, जहाँ पर मैं आपके लिए एक और नए लेक्चर का डिस्कशन करूँगा। वो इंग्लिश का सब्जेक्ट हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, सिविक्स हो सकता है, हिंदी हो सकता है, कंप्यूटर साइंस हो सकता है चैप्टर्स के सॉल्यूशन लेकर के भी मैं आऊँ, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो बच्चों, जल्दी मिलते हैं नए लेक्चर सेशन में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए। हैप्पी लर्निंग।